बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिया हबीब, एसोसिएट प्रोफेसर एट रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट। प्रेगनेंसी काफ़ी लंबा जर्नी होता है, पूरे 9 मंथ्स जब आप गुजारने के बाद डिलीवरी का प्रोसेस शुरू होता है तो सबको पता है कि कितना ही टायरिंग और पेनफुल प्रोसेस होता है। स्पेशली वो ख़वातीन जो पहली दफ़ा इस प्रोसेस से गुजरती हैं, उनके लिए तो और भी ज़्यादा ये चीज़ एग्जॉस्टिंग होती है। अब डिलीवरी चाहे जिस भी रूट से हो, चाहे वो सिजेरियन सेक्शन हो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों के अपने कुछ प्लस और नेगेटिव्स हैं। अभी ख़वातीन डिलीवरी के बाद पूरी तरह से उस प्रोसेस से रिकवर भी नहीं हो पाती कि फ़ौरन बाद जो है बच्चे के मसले शुरू हो जाते हैं, बच्चे को फ़ीड नहीं आ रही, बच्चा रो रहा है, बच्चे के पेट में दर्द है, तो ये सारे इश्यूज़ भी साथ में शुरू हो जाते हैं। और फिर इसके साथ जो है अगर आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो रही है, आपको खुद भी पेन में है, बच्चे के प्रॉब्लम भी शुरू हो जाते हैं, तो बहुत सारी ख़वातीन जो है स्पेशली जो डिलीवरी के बाद जो पहले 4-5 दिन होते हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा फ़ील करती हैं, जैसे कि फटीग्ड फ़ील करती हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा जैसे रोना आता है छोटी-छोटी बातों पे, अपने आप को इनकॉम्पिटेंट समझती हैं, वो समझती हैं कि शायद वो बच्चे का ख़्याल ठीक तरह से नहीं कर पाती, उन्हें एंग्ज़ायटी शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन उनमें आने लगता है। इस प्रोसेस के दौरान अगर तो उनको घर की तरफ से सपोर्ट मिले, उनके हस्बैंड सपोर्टिव हों, तो फिर तो चीज़ें डाइल्यूट हो जाती हैं एंड दे सून रिकवर एंड दे कम बैक टू देयर रूटीन लाइफ़। लेकिन अगर ऐसी ख़वातीन को सपोर्ट ना मिले तो फिर इनकी कंडीशन फर्दर वर्सन हो जाती है। अब ये जो छोटे-मोटे जो इश्यूज़ होते हैं जो कि माइनर प्रॉब्लम है जिसको हम पोस्टपार्टम ब्लूज़ कहते हैं, जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया कि चिड़चिड़ापन होना, छोटी-छोटी बातों पे रोना और अपने आप को इनकॉम्पिटेंट समझना, इसको हम पोस्टपार्टम ब्लूज़ कहते हैं। ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है लेकिन ये यूजुअली सपोर्ट के साथ ख़त्म हो जाते हैं, पेशेंट्स फ़ौरन बाद रिकवर कर जाते हैं। अगर इसी इश्यू को टाइमली अगर टैकल ना किया जाए और फर्दर जो है उसकी कंडीशन वर्सन हो जाए और पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उसको एंग्ज़ायटी शुरू हो जाए और वो जो है उसको हर वक़्त वो खफ़ा रहे और बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर ले। उसकी नींद जो है बिल्कुल या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वो बहुत ज़्यादा या उसको नींद आने लगे, एक्सट्रीम्स जब कंडीशन जब आ जाए, ठीक है? या वो जो है बच्चे में उसका बिल्कुल इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए, अपने आप में उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए और इवन जो है उसको ऐसी सीवियर कंडीशन तो ऐसी भी होती है कि जब उसको ऐसी थॉट्स आने लगती हैं, सुसाइडल थॉट्स और साथ में जो बच्चे को भी हार्म करने की थॉट्स आने लगे, तो ये फिर सीवियर डिप्रेशन में आ जाता है। इस कंडीशन को जब ये डिप्रेशन वाली कंडीशन जब आ जाती है, फिर जो है चीज़ को कंट्रोल करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। और ये कंडीशन अक्सर जो है डिलीवरी के बाद के पहले 2 हफ्तों से लेके 1 साल तक इसका रिस्क रहता है। अब ये जो डिप्रेशन है ये किन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है? ये नॉर्मली तो प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स होते हैं, उसकी वज़ह से भी काफ़ी सारी बॉडी में चेंजेज़ आ रही होती हैं, तो वो भी एक रीज़न है। फिर उसके बाद वो वाली ख़वातीन जिनको काफ़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन रही हो प्रेगनेंसी में भी या डिलीवरी के दौरान या कोई डिलीवरी के दौरान कोई मिसहैप हुआ हो, अगर खुदा ना ख़ास्ता बच्चा उनका उन्होंने लूज़ कर लें किसी भी वजह से या जो है ख़ुद उनको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियाँ हो गई हों, उनमें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। या जो है सिंगल मदर हो या घर में उसके रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम हो, डोमेस्टिक वायलेंस जहाँ पे होता है उनमें उन ख़वातीन में डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर जो प्रेगनेंसीज़ अनवांटेड होती हैं, समहाउ वो डिलीवरी की स्टेज तक तो पहुँच जाती हैं, लेकिन डिलीवरी के बाद कुछ ख़वातीन उसके बाद भी बच्चे को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होती, उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। फिर कुछ किसी हद तक जिन ख़वातीन को पहले से डिप्रेशन हो या उनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन हो, तो उनमें भी चांसेस होते हैं कि दे कैन डेवलप दिस एनी टाइम। सो ये कुछ इश्यूज़ हैं और ये ऐसा इश्यू है कि जिसको बहुत कम एड्रेस किया जाता है, बल्कि डिप्रेशन है जो साइकोलॉजिकल है, जो मेंटल हेल्थ है, इसको तो हम लोग कंसिडर करते ही नहीं हैं। यूजुअली जो है इसको बहुत सारी अजीब-अजीब से मिथ्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं। अगर आप पेरिफेरी में चले जाएँ, तो वहाँ तो अगर किसी को ऐसे इश्यूज़ शुरू हो जाएँ, तो यूजुअली वो कहते हैं कि इसको जिन्नात के साथ रिलेट करते हैं कि इसके ऊपर जिन है, फिर पीरों-फ़कीरों के पास ले जाते हैं। बजाय ये कि उसको डॉक्टर के पास ले जाएँ, पीरों-फ़कीरों और जब वो पहुँचती हैं डॉक्टर के पास तो अच्छी-ख़ासी उनकी कंडीशन ख़राब हो चुकी होती है। खुद हमने ऐसे कई सारे पेशेंट्स देखे हुए हैं जिनको ये इश्यूज़ होते हैं, स्पेशली जहाँ पे ये लड़का-लड़की वाला इश्यू होता है, तो ये ऐसी ख़वातीन में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं कि लड़की क्यों हुई है और फिर उसके बाद से वो खुद भी इसको स्ट्रेस में और घर वालों की तरफ से, तो उसके बाद फिर उनकी हालात आहिस्ता-आहिस्ता बिगड़ते जाते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको कभी भी किसी भी लम्हे अपने घर में, अपने सराउंडिंग्स में कोई भी ऐसा पेशेंट आपको नज़र आए, जो कि इस तरह की प्रॉब्लम या इस तरह की इमोशन से गुज़र रहा है, तो इमीडिएटली आप एक अच्छा ये कर सकते हैं कि एडवाइस उनको दे दें कि उसको डॉक्टर के पास ले जाएँ, जो भी उनका जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, गायनी वाले डॉक्टर उसके पास ले जाएँ, तो वो फिर आगे उसको असेस करके तो टाइमली जो है किसी साइकियाट्रिस्ट को रेफ़र कर देगी, अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो तो। क्योंकि स्टार्ट में अगर माइनर कंडीशन जब होती है तो उसको तो सिर्फ जस्ट काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के साथ ही ठीक हो जाती है,
ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو ٹائملی آپ ڈائگنوز نہ کریں اور اس کو ہم ویسے ہی اگنور کرتے رہیں کہ یہ ویسے ہی ان کا جو ہے اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہے اور یہ ویسے ہی یہ پریٹینڈ کر رہی ہے اور یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اکثر موسٹ آف دا ٹائم نے دیکھا ہے کہ ان چیزوں کا ایسے ہی نگلیکٹ کیا جاتا ہے، اور جب وہ ڈاکٹر تک پہنچتے ہیں پھر یوزلی دے نیڈ میڈیکیشن. پھر اکثر جو ہے پھر ان کو سائکیٹرسٹ کے ساتھ لائس آن کر کے ان کو میڈیسنس پہ اسٹارٹ کر دیا جاتا ہے. میڈیسنس جو ہیں وہ دیتے ہوئے ہمیشہ دھیان رکھا جاتا ہے، کیونکہ جو میڈیسن ان کو دیں گے تو اگر وہ بریسٹ فیڈنگ موم ہے تو وہ میڈیسن ہو جو کہ بچے کے لیے بھی سیف ہو. اور پھر ایکسٹریمس پہ لیول پہ جب ہمیں سوسائڈل یا ہوموسائڈل ٹینڈنسی جب آنے لگتی ہیں تو پھر ایسی خواتین کو کبھی کبھار الیکٹرو کنورسو تھیراپی یعنی کہ ای سی ٹی جو الیکٹرک کرنٹ سے جو دی جاتی ہے سر کو، وہ بھی اس تک بھی نوبت آ جاتی ہے. سو اگر آپ کسی بھی خاتون کو کوئی بھی ایسا ایشو ہو تو سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ ان کو سوشل سپورٹ کسی بھی طرح سے، چاہے وہ اپنے ہسبینڈ کی طرف سے ہو، اس کے اپنے پیرنٹس کی طرف سے ہو، اس کے ان لاس کی طرف سے ہو، دیٹ میٹرز الاٹ. اور پھر اس کے بعد اگر پھر بھی وہ جو ہے سیٹل نہیں ہو پا رہی تو پھر اس کو امیجیٹلی آپ اپنے ڈاکٹر سے کانٹیکٹ کریں تاکہ ٹائملی اس کو مینیج کر دی جائے، کیونکہ یہ صرف ماں نہیں بلکہ ماں کے ساتھ اس کے بچے کی ہیلتھ کو بھی افیکٹ کرتا ہے. سو یہ جو تھی ڈپریشن اور پوسٹ پارٹم بلوز کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن تھی. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے کوئی کویشچنز ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.